So now let's come to the second part of economy. That is the topic is Mineral Conservation and Development Amendment Rules 2021. मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने अभी नोटिफाई किया है मिनरल कंजर्वेशन डेवलपमेंट रूल्स 2021, जो कि किसको अमेंड करेंगे, मिनरल कंजर्वेशन डेवलपमेंट रूल्स 2017 को अमेंड करके उन्होंने 2021 रूल जो है नोटिफाई किया है। बैकग्राउंड क्या है कि मिनरल एंड माइंस डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 1957 जो है वो माइनिंग सेक्टर को रेगुलेट करते हैं इंडिया में, और वो मैंडेट करते हैं कि कैसे माइनिंग ऑपरेशंस जो है उनको लाइसेंस ग्रांट करेंगे। द रिक्वायरमेंट फॉर ग्रांटिंग लीजेस फॉर माइनिंग ऑपरेशन, ठीक है, माइनिंग ऑपरेशंस के लिए लीज कैसे ग्रांट करेंगे उसकी रिक्वायरमेंट के लिए ये एक्ट बना था 1957 में। सेक्शन 18 जो है इस एक्ट का वो सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करता है कि वो रूल्स फ्रेम करे फॉर कंजर्वेशन एंड साइंटिफिक डेवलपमेंट ऑफ मिनरल्स, और एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी माइनिंग ऑपरेशंस कर रहे हैं उनसे, अभी माइनिंग ऑपरेशंस हो रहा है उनसे। अकॉर्डिंगली अगर बात करें तो मिनरल कंजर्वेशन डेवलपमेंट रूल्स फ्रेम किए गए उसी के अंदर अकॉर्डिंग टू टाइम, ठीक है। अब नेशनल माइंस एंड मिनरल सिनेरियो की अगर बात करें तो सबसे पहले मिनरल की बात करें तो इंडिया जो है लार्जली सेल्फ सफिशिएंट है हमारे मिनरल्स में, जहाँ पे प्राइमरी रॉ मटेरियल सप्लाई किए जाते हैं इंडस्ट्रीज़ में, सच एज आयरन, स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, बॉक्साइट, क्रोमाइट, लाइमस्टोन, चाइना क्ले बेस्ड सिरेमिक्स, ग्लास एट्सेट्रा। इंडिया जो है डेफिशिएंट है किन मिनरल्स में, काइनाइट, मैग्नीज, रॉक फॉस्फेट, मैग्नीज और इन सब में, क्योंकि ये इंपोर्ट किए जाते हैं हमारे इंडिया में। टोटल वैल्यू ऑफ मिनरल प्रोडक्शन जो है 2020 टू 2021 वो डिक्रीज हुआ है 11.35% बिकॉज ऑफ कोविड-19। ओके, नाउ लेट्स कम टू द माइनिंग। अगर बात करें तो इंडिया की माइनिंग इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ है स्मॉल ऑपरेशनल माइंस है। आउट ऑफ 1303 रिपोर्टिंग माइंस, मोस्ट ऑफ द माइंस जो है हमारे मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, उसके बाद गुजरात, उसके बाद कर्नाटका, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ वैल्यू अगर बात करें तो मिनरल प्रोडक्शन जो होता है वो 87% होता है, वो 10 स्टेट से ही आता है, बाकी स्टेट से कम आता है। ओके, सो दिस इज़ द नेशनल माइंस एंड मिनरल सिनेरियो। नाउ लेट्स कम टू द व्हाट आर द अभी जो रूल्स में अमेंड करके क्या क्या किए गए हैं वो पहले देख लेते हैं, फिर चैलेंजेस देख लेते हैं। तो हाइलाइट्स जो है अमेंडमेंट का इन द रूल्स आर एज फॉलोज। अगर बात करें तो सबमिशन ऑफ डिजिटल प्लान, तो सबसे पहले सारे प्लान्स जो है रिलेटेड टू माइन वो प्रिपेयर्ड कौन करेगा, डिजिटल ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और टोटल स्टेशन जो है और ड्रोन सर्वे से प्रिपेयर किए जाएंगे। कौन प्रिपेयर स्पेसिफाई कौन करेगा, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस जो है वो स्पेसिफाई करेंगे। मतलब क्या होता है, ड्रोन सर्विस से जब आप कोई भी माइंस को का डेटा वो करेंगे, डिजिटल प्लान के थ्रू पूरा डेटा कलेक्ट करेंगे, तो उससे क्या होगा, डिजिटली एप्लीकेबल, डिजिटली हमारे पास होगा तो हम हमें उसमें कोई भी चीज़ें, मतलब हमें उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी देखने में कि वो डेटा अवेलेबल है या नहीं है, और वो क्लियर डेटा अवेलेबल होगा, तो इसलिए हमको ज़रूरी है। फिर मैंडेटरी ड्रोन सर्वे, पर्सन होल्डिंग लीज ऑफ माइंस विद एग्जीक्यूशन प्लान ऑफ 1 मिलियन टन और मोर लीज्ड एरिया ऑफ 50 हेक्टर्स और मोर आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ड्रोन सर्वे इमेजेस। तो मतलब जिनके पास 1 मिलियन टन और 50 हेक्टेयर से ज़्यादा है एरिया, वो ड्रोन सर्वे इमेजेस को सबमिट करेंगे और जो भी वो एरिया को लीज कर रहे हैं, और अप टू 100 मीटर्स आउटसाइड द लीज बाउंड्री। 100 मीटर्स मतलब लीज बाउंड्री जितना लीज कर रहे तो उतना तो करेंगे ही ड्रोन सर्वे की इमेजेस के थ्रू सबमिट, बट 100 मीटर्स उससे बाहर भी करेंगे। अदर लीजेस विल बी सबमिटेड हाई रिजोल्यूशन सेटेलाइट इमेजेस, तो अदर लीजेस हैं उनको हाई रिजोल्यूशन सेटेलाइट इमेज से भेजा जाएगा। फिर एनहांस एम्प्लॉयमेंट, तो माइनिंग इंजीनियर जो है उनके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए माइनिंग और माइन सर्वे के लिए, अलॉन्ग विद सेकंड क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए कॉम्पिटेंसी का, जो कि कौन इशूड करेंगे, डायरेक्टर जनरल ऑफ माइन सेफ्टी इंट्रोड्यूस करेंगे। रिडक्शन ऑफ कंप्लाइंस बर्डन, प्रोविजन ऑफ डेली रिटर्न हैज़ बीन ओमिटेड टू रिड्यूस कंप्लाइंस बर्डन, डेली रिटर्न आप नहीं कर सकते। इन एडिशन टू स्टेट गवर्नमेंट अगर बात करें तो जो इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस है वो उनके पास ये भी पावर है कि वो एक्शन ले सकते हैं रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर कोई प्रोवाइड कर रहा है। पार्ट टाइम माइनिंग इंजीनियर और पार्ट टाइम जियोलॉजिस्ट कैन बी इंगेज्ड फॉर कैटेगरी ए माइंस के लिए इंगेज्ड होंगे, एंड दिस विल एज कंप्लाइंस बर्डन फॉर स्मॉल माइनर्स। फाइनेंशियल एश्योरेंस प्रोवाइड करेंगे, अगर लीज होल्डर सबमिट नहीं कर सकते फाइनल माइन प्लान स्पेसिफाइड टाइम के अंदर तो उनको फाइनेंशियल एश्योरेंस देना पड़ेगा। रैशनलाइजेशन ऑफ पेनल्टी रूल्स, प्रीवियसली क्या होता था, रूल्स जो थे
रूल्स प्रोवाइड किया जाता है पेनल्टी ऑफ इम्प्रिजनमेंट, फाइन और बोथ फॉर वायलेशन ऑफ ईच एंड एवरी रूल इररेस्पेक्टिव ऑफ सीवियरिटी ऑफ वायलेशन। अमेंडमेंट्स किया गया है रूल में कि कैटेगराइज करना है कि कितना वायलेशन हो रहा है एज मेजर और माइनर, ठीक है। तो माइनर कितना हो रहा है, मेजर कितना हो रहा है, और डीक्रिमिनलाइज क्या क्या किन चीज़ों के वायलेशन को आप करते हो, तो वो सब चीज़ें भी रैशनलाइज की गई है। ओके, तो ये सब अमेंड किया गया। तो पहला अमेंडमेंट ऑब्वियसली डिजिटल प्लान सबमिट करना है उनको, मैंडेटरी ड्रोन सर्वे करना है आपको 1 मिलियन टन तक और 50 हेक्टेयर्स तक। एम्प्लॉयमेंट एनहांस करना है कि आपको डिप्लोमा लेना पड़ेगा, सेकेंड क्लास सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और कंप्लाइंस बर्डन रिड्यूस किया गया है। ओके, सो दीज आर द सम ऑब्जेक्टिव्स। नाउ लेट्स कम टू द चैलेंजेस इन माइनिंग सेक्टर इन इंडिया की अगर बात करें तो रेगुलेटरी चैलेंजेस है। तो कोई भी गारंटी नहीं है कि कैसे आप माइनिंग लीज को ऑब्टेन कर सकते हो अगर सक्सेसफुल एक्सप्लोरेशन किया गया है। माइनिंग लीजेस जो है वो टिपिकली अवॉर्डेड होते हैं, जो भी पहले आता है उनको दिया जाता है, ठीक है। इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़, इनएडिक्वेसी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, लॉजिस्टिक फैसिलिटीज़ नहीं है, रेलवे कनेक्टिविटी भी बहुत पुअर है, ठीक है। इनएडिक्वेट पोर्ट्स भी नहीं है। सस्टेनेबिलिटी चैलेंज अगर बात करें तो ऑब्वियसली एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो है 40% जो माइनिंग प्रपोजल्स हैं वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं लेते हैं, तो वो भी एक इशू है बहुत बड़ा। और लोकल कम्युनिटी जो है उनका डिस्प्लेसमेंट होता है। एनवायरमेंटल चैलेंजेस की अगर बात करें तो एयर से रिलेटेड, जैसे कि हम सरफेस माइंस के में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डस्ट क्रिएट होता है जिसके कारण मीथेन वगैरह रिलीज होता है, और सल्फर डाइऑक्साइड और हैवी मेटल जिसके कारण एयर पॉल्यूशन होता है। वाटर में अगर बात करें तो हैवी एंड टॉक्सिक एलिमेंट्स जो है मर्करी, लेड, आर्सेनिक, ये सब जो है ग्राउंड वाटर तक जाते हैं। लैंड की बात करें तो ब्लास्टिंग एंड सरफेस माइनिंग can put pressure on subsurface rocks and lead to collapse of material, overlaying mineral deposit and even earthquake. हेल्थ और सेफ्टी क्लियरेंस चैलेंजेस की बात करें तो विजिबिलिटी की प्रॉब्लम होती है, पुअर वेंटिलेशन होता है, ठीक है, और कोलैप्स हो जाता है माइनिंग एरिया इटसेल्फ, वो भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो माइनिंग वर्कर्स के लिए भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो दीज आर द चैलेंजेस। अब परसेंटेज ऑफ स्टेट शेयर, स्टेट का सबसे ज़्यादा शेयर जो है कौन से स्टेट का है, दैट इज़ माइनिंग अगर एरिया में, मतलब परसेंटेज शेयर ऑफ स्टेट्स इन माइनिंग की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो शेयर है हमारे उसका आंध्र प्रदेश, और रिमेनिंग स्टेट मतलब सबसे ज़्यादा शेयर है राजस्थान का, उसके बाद आंध्र प्रदेश, उसके बाद उड़ीसा, देन आंध्र प्रदेश। तो इन सब चीज़ों का सबसे ज़्यादा शेयर है। नाउ लेट्स कम टू स्टेप्स टेकन टू मिटिगेट चैलेंजेस। तो रिफॉर्म इन MMDR एक्ट 1957 एक्ट ने बोला है कि मैंडेटरी ऑनलाइन ऑक्शन करना पड़ेगा जो भी माइनिंग है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन और नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट को इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। इलीगल माइनिंग के लिए आपको पेनल्टी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और एक्ट को फिर से अमेंड किया गया 2016 और 2020 में कि जो भी अलाउ ट्रांसफर ऑफ लीजेस फॉर नॉन ऑक्शन कैप्टिव माइंस एंड टू डील विद एमरजेंट इशू ऑफ एक्सपायरी ऑफ लीजेस। अब नेशनल मिनरल पॉलिसी 2019 की उन्होंने प्राइवेट सेक्टर को इंगेज किया कि एक्सप्लोरेशन के लिए आप प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करिए, मर्जर एक्विजिशन करिए, माइनिंग एंटिटीज़ का ट्रांसफ़र करिए जो भी माइनिंग लीसेस हैं उनको, और क्रिएट करिए एक डेडिकेटेड मिनरल कॉरिडोर प्राइवेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए, और माइनिंग सेक्टर को इंडस्ट्री का स्टेटस दीजिए ताकि हमारा जो फाइनेंसिंग है माइनिंग सेक्टर की तरफ वो बूस्ट हो सके। फिर प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग के लिए देयर आर 3 प्रोलॉन्ग स्ट्रैटेजी फॉर प्रिवेंशन ऑफ इलीगल माइनिंग। कंस्ट्रक्शन ऑफ टास्क फोर्स बाय स्टेट गवर्नमेंट एज स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, रूल्स फ्रेम करना अंडर सेक्शन 23C ऑफ MMDR एक्ट, और क्वार्टरली रिटर्न्स जो है इलीगल माइनिंग पे वो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिव्यू प्रोवाइड करना। फिर प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना जो है एंड डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन, ये भी एक स्कीम लॉन्च की गई। यहाँ पे क्या है, जो भी 60% जो है फंड है वो हाई प्रायोरिटी एरियाज़ के लिए आपको मतलब यूज़ करने पड़ेंगे। ड्रिंकिंग वाटर, एनवायरमेंट प्रिजर्वेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ये सब इन सब चीज़ों के लिए। और रेस्ट 40% जो फंड है अदर प्रायोरिटी सेक्टर्स के लिए यूज़ करने पड़ेंगे, जैसे कि रोड, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, इरिगेशन, वाटरशेड डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों के लिए। और प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना जो है इम्प्लीमेंट कौन करेंगे, ये डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन जो है रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट के वो इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। Okay, now let's come to the conclusion. Both the government and industry need to take a comprehensive view of sustainable development, ठीक है। और अदर जो चीज़ें हैं उनको भी अपने साथ इंगेज करके सारे स्टेक होल्डर्स को, कंसल्टेंट को, लोकल एरिया को, इन सबको एक साथ रख के फिर उसके बाद चीज़ों को सॉल्व करना। ओके, नाउ लेट्स कम टू द इलेक्ट्रिसिटी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री।
तो ये अभी न्यूज़ में क्यों है कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने विजन डॉक्यूमेंट रिलीज़ किया है, इंक्रीजिंग इंडियाज़ इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स एंड शेयर इन ग्लोबल वैल्यू चेन। तो ग्लोबल वैल्यू चेन मैंने आपको पहले भी बताया कि ग्लोबल वैल्यू चेन का मतलब होता है कि पूरी तरह वैल्यू चेन में चीज़ों को, मतलब जो हमारी ग्लोबल वैल्यू चेन है, पूरी तरह जो हमारी इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इन्वॉल्व करना पूरे चेन में ग्लोबली, की ताकि हम एक एक्सपोर्ट मार्केट बन सकें। ओके तो मोर ऑन न्यूज़ की अगर बात करें तो विजन डॉक्यूमेंट जो है वो फोकस किस पे कर रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और की इनपुट्स हैं कि इंडिया का शेयर जो है ग्लोबल वैल्यू चेन में बढ़ाने के लिए और बिल्ड करना एक लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज़ जो कि हमारे एक्सपोर्ट में हेल्प कर सके। ये क्या है, मेटी का पार्ट है। मेटीज विजन 1000 डेज का प्लाट है जिसका टारगेट है कि हमको अचीव करना है $1 ट्रिलियन डिजिटल इकोनॉमी फॉर आत्मनिर्भर भारत। ओवरव्यू अगर इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात करें तो पोटेंशियल जो है इलेक्ट्रॉनिक का इंडिया में, तो इलेक्ट्रॉनिक का पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री जो है इंडिया की वो टॉप एक्सपोर्ट्स में से एक है इन नेक्स्ट 3 to 5 years। राइजिंग शेयर इन टर्म्स ऑफ GDP, राइजिंग डिमांड भी राइजिंग हो रही है और नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स जो है उसका टारगेट है $400 बिलियन टर्नओवर हमको 2025 तक लाना है। फिर न्यू एमर्जिंग एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है, इंडिया इज कंसिडर एज अ न्यू मार्केट विथ ह्यूज पोटेंशियल लाइक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। इंडिया जो है स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है लाइक चाइना, ठीक है, क्योंकि चाइना में कॉस्ट राइज हो रहा है। फोकस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, 200 इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स जो हैं वो भी सेटअप किए गए हैं विद वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब चैलेंजेस क्या है इस सेक्टर में, तो ऑब्वियसली लेस अटेंशन है टुवर्ड्स प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि इंडिया का प्रेजेंस जो है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वो सिर्फ 1 to 2% है। इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स है जैसे कि पावर शॉर्टेज है, शॉर्टेज ऑफ बेसिक यूटिलिटीज़, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक कंस्ट्रेंट है बिकॉज ऑफ हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, रॉ मटेरियल का कॉस्ट बहुत हाई है और डिफ़िकल्ट है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रेड बैरियर्स, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगा रखी है, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर्स लगा रखे हैं। डिस्करेज हैवी इंपोर्ट स्टैटिक्स, करेंटली अगर बात करें तो 65% ऑफ द डिमांड जो है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स का एंड ऑलमोस्ट ऑल क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है वो हम इंपोर्ट से मेट करते हैं, जो भी हमारी डिमांड्स है उनको। पॉसिबली सप्लाई एंड डिमांड तो गैप है ही है। टफ कंपटीशन फ्रॉम ग्लोबल प्लेयर्स लाइक चाइना, वियतनाम हो गए, तो इन सब से भी टफ कंपटीशन है। अब वे फॉरवर्ड की बात करें तो सबसे पहले हमको इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल सप्लाईज वगैरह बढ़ाने पड़ेंगे, रैशनलाइज करना पड़ेगा वैल्यू चेन, FDI को बढ़ाना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा ट्रेड बैरियर्स, तभी बाकी जो एंटिटीज़ हमारे यहाँ इन्वेस्ट कर पाएंगी। टैरिफ जो है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट प्रमोट करना पड़ेगा जैसे कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल और एक्सपोर्ट हब को बना के MSME सेक्टर्स को इन्वॉल्व करना पड़ेगा ताकि वो लोग इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हो पाए एंड एनहेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर्स में इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स कम टू फिशरीज सेक्टर्स इन इंडिया। तो गवर्नमेंट ने अभी टारगेट किया है कि ₹1 लाख करोड़ जो है वो एक्सपोर्ट में लगाएंगे फिशरीज सेक्टर की तरफ में बाई 2024 to 25, ठीक है। अब परसेंटेज अगर हम अबाउट फिशरीज इन इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है और 2nd लार्जेस्ट एक्वाकल्चर नेशन है। एक्वाकल्चर मतलब फार्मिंग जो है एक्वेटिक एनिमल्स का इंक्लूडिंग फिन फिश और इन सब का, तो उसको हम एक्वाकल्चर बोलते हैं। इंडिया कंट्रीब्यूट करता है 7.7% टू द ग्लोबल फिश प्रोडक्शन एंड कंट्री रैंक इसमें होती है 4th इन ग्लोबल एक्सपोर्ट्स, ठीक है। फिशरीज़ जो है हमारा, अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जो आपको याद करने की ज़रूरत है। फिशरीज़ जो है हमारा किस में है, स्टेट सब्जेक्ट है और स्टेट का रोल जो है वो इंपॉर्टेंट जो आता है बिकॉज आपको पता है कि स्टेट एक्सक्लूसिवली कैन मेक लॉज ऑन स्टेट सब्जेक्ट। तो रोल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का वो स्टेट गवर्नमेंट के एफर्ट्स से ही कॉम्प्लीमेंट करता है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को अगर बता दें। वाइल अगर बात करें तो इनलैंड फिशरीज़ जो है वो फुली स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में होता है कि वही मैनेज करते हैं। मरीन फिशरीज़ जो होती है वो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट भी मैनेज करती है और जो कोस्टल स्टेट और यूटी गवर्नमेंट है वो भी मैनेज करते हैं। अब सिग्निफिकेंस अगर बताएं फिशरीज सेक्टर का तो सबसे पहले फूड सिक्योरिटी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक इम्पॉर्टेंट फूड और न्यूट्रिशनल रिसोर्स है हमारे पूरे इंडिया का और हमारे पूरे ग्लोबली अगर बात करें, स्पेशली द रूरल इकोनॉमी की बात करें
इनलैंड फिशरीज़ जो है वो हमारे हिडन हंगर को प्रोटेक्ट करते हैं। इनलैंड फिशेस जो हैं वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं और अदर न्यूट्रिशनल सोर्सेज प्रोवाइड करते हैं जो कि उतना अवेलेबल नहीं होता और नॉट अफोर्डेबल होता है। इकोनॉमी की बात करें तो मोस्ट ऑफ दीज फिशरीज़ जो है वो रूरल पुअर लेते हैं और वो सब्सिस्टेंस एंड इकोनॉमी की तरफ प्रमोट करते हैं, स्मॉल स्केल इकोनॉमी सिक्योरिटी, और वो फिशरीज़ लाइवलीहुड प्रोवाइड करते हैं 25 मिलियन फिशर्स का और फिश फार्मर्स को। एनवायरमेंट की तरफ अगर बात करें तो इनलैंड फिशेस जो है वो इंडिकेटर है हमारे इकोसिस्टम फंक्शनिंग का और इकोसिस्टम चेंज का। एडिशनली अगर बात करें तो लो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट जो है ऑफ मैनी इनलैंड कैप्चर फिशरीज एंड एक्वाकल्चर ऑपरेशन दे कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज रेलेवेंट ग्रीन फूड मूवमेंट। सोशल की बात करें तो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कम्युनिटीज़ में जो उनके सराउंडिंग में रह रही हैं। मैनी कल्चर्स में अगर बात करें तो इंडियन फिशर्स को सेक्रेट माना जाता है, वो डेटीज़ की तरह उनकी पूजा की जाती है। एम्पावरमेंट की बात करें तो वे विमेन को एम्पावर करती है, इंडिविजुअल को एम्पावर करती है थ्रू इट्स ओन फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स को पूरा करके। रोल जो है पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है इनका पॉवर्टी रिडक्शन में फॉर मार्जिनलाइज पॉपुलेशन, ह्यूमन हेल्थ और वेलबींग को प्रमोट करती हैं, और जो लार्वीवोरस फिश होती हैं वो फ्रीक्वेंटली यूज़ की जाती हैं डिसीज़ कंट्रोल करने में, जैसे कि मलेरिया, डेंगू हो रहा है, येलो फीवर हो रहा है, मॉस्किटोज से आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो वो ये जो फिशरीज़ है कुछ फिशेस हैं वो डिसीज़ को कंट्रोल करने में भी हेल्प करती है। ओके, सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ फिशरीज सेक्टर। नाउ लेट्स कम टू द परसेंटेज ऑफ इनलैंड फिश प्रोडक्शन फॉर मेजर कंट्रीज़ की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा फिश प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? चाइना में, उसके बाद हमारा होता है इंडिया में, फिर बांग्लादेश, फिर उसके बाद हमारा होता है म्यांमार एंड देन कंबोडिया, इंडोनेशिया एंड युगांडा। तो सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन आए कि कौन सी कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा फिशेस प्रोडक्शन होता है तो दैट इज फर्स्ट इज चाइना, सेकंड इज इंडिया एंड थर्ड इज बांग्लादेश। ओके, नाउ लेट्स कम टू परसेंटेज ऑफ मरीन फिश प्रोडक्शन ऑफ मेजर कंट्रीज़ की अगर बात करें मरीन फिश प्रोडक्शन तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है? हमारी चाइना में ही होती है, फिर इंडोनेशिया में, इंडोनेशिया पेरू में होती है, देन यूएसए रशिया फेडरेशन में सेम होती है, इंडिया और वियतनाम में सेम होती है 4%। ओके, नाउ लेट्स कम टू कंस्ट्रेंट्स इन ग्रोथ ऑफ फिशरीज सेक्टर। अब क्या क्या प्रॉब्लम्स है फिशरीज सेक्टर को ग्रो करने में? इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कोल्ड स्टोरेज हमारे यहाँ उतना नहीं है, लेबरर्स उतने नहीं हैं, सेंटर्स उतने नहीं हैं, पोर्ट्स फैसिलिटीज़ उतना नहीं है, वेस्टेज ज़्यादा होता है, सर्टिफिकेशन नहीं है, ट्रेसिबिलिटी नहीं है, तो ये सब प्रॉब्लम्स है। टेक्नोलॉजिकल लैग एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, ये जो है ये मेजर बॉटल नेक है, बिकॉज जो डीप सी फिशरीज होती हैं, डीप सी इंडस्ट्री होती है, उनके कारण डिले होता है टेक ऑफ करने में। ओवर एक्सप्लॉयटेशन की बात करें तो अनसस्टेनेबल फिशिंग जो है वो बहुत ज़्यादा थ्रेट पोज करती है फिश पे और एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी हमारी उस पे, क्योंकि हमारे ये क्या होता है जो हमारे वाइल्ड जो हमारे मरीन सी ग्रासेस होते हैं वो सब भी, कोरल रीफ्स होते हैं, मैंग्रोव्स होते हैं, वो सब हमारे कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय होते हैं। एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, द आउटकम्स जो है पॉल्यूशन का फ्रेश वाटर बिकॉज इंडस्ट्रियल डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ जो है वो कैटास्ट्रॉफिक होती हैं, वहाँ पे जाके पॉल्यूट करती हैं। क्लाइमेट चेंज, क्योंकि क्या होता है वार्म हो जाता है, हमारा जो वार्म वाटर है वो कहीं ना कहीं चेंज लाता है रेनफॉल पैटर्न में, वाटर लेवल्स में, रिवर में, जिसके कारण हमारा टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है वाटर का, उसके कारण हमारी जो फिशरीज़ हैं उन पर इफेक्ट होता है। इन्वेसिव स्पीशीज़ की अगर बात करें तो एक्जॉटिक और एलियन स्पीशीज़ अगर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये एक ग्लोबल थ्रेट है पूरे फिश कम्युनिटीज़ की तरफ। हैबिटेट मॉडिफिकेशन एंड फ्रेगमेंटेशन एंड डिस्ट्रक्शन, फ्लड प्लेन्स, अर्थक्वेक आ रहा है, ये सब आ रहा है, उसके कारण भी हमारी जो फिशरीज़ हैं उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ओके, सो दीज आर द चैलेंजेस। नाउ लेट्स कम टू फिशरीज सब्सिडी एट WTO। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या बात की गई है फिशरीज सब्सिडीज़ को लेके? तो WTO मेंबर्स ने एक एग्रीमेंट लाया था कि वो हार्मफुल फिशरीज जो है सब्सिडीज़ उनको जो है प्रोहिबिट करेंगे, मतलब उनको मना करेंगे, क्योंकि उनके कारण क्या हो रहा है, ओवर फिशिंग और डिप्लीशन ज़्यादा हो रहा है फिश कम्युनिटी का। और ये नेगोशिएट किया गया था 2001 में डोहा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में। फिर ड्राफ्ट WTO ऑर्गेनाइजेशन टेक्स्ट एम्ड, उन्होंने बोला था कि ग्लोबल फिशरीज सब्सिडी को वो रिड्यूस करेंगे, has proposed time bound exemption for subsidies given by developing and least developed countries for fishing close to shore। डेवलप्ड कंट्रीज़ ने क्लेम किया कि वो फिशरीज सब्सिडी जो है वो नहीं दे पाएंगे, मना करिए डेवलपिंग कंट्री को देने के लिए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रहे हैं ग्लोबल फिश मार्केट में। तो इंडिया का कंसर्न क्या था कि इंडिया ने बोला कि अगर आप फिशरीज सब्सिडी हम नहीं देंगे, अगर डेवलपिंग कंट्रीज़ को आप मना कर रहे हो कि ये एग्जेम्पशन उनको ना दिया जाए, तो हमारे जो स्पेशल एंड डिफरेंशियल ट्रीटमेंट राइट है उसका डाइल्यूशन
एक्सटेंशन होगा, बिकॉज ये प्रोवाइड करता है इस डेवलपिंग कंट्रीज़ को कि इनको एक लॉन्गर पीरियड दिया जाए किसी भी एग्रीमेंट को पूरा करने के लिए और कमिटमेंट को पूरा करने के लिए। फिर एबॉलिशिंग सब्सिडी जो है वो हमारे एक लाइवलीहुड का पार्ट है, जो कि लो इनकम जो पीपल है उनके पास नहीं रहेगा अगर हम सब्सिडीज़ बंद कर देंगे। ये हमारे फूड सिक्योरिटी के नेशंस को लिमिट करेगा। सोवरेन राइट्स जो है कोस्टल स्टेट का टू एक्सप्लोर, एक्सप्लॉइट एंड मैनेज लिविंग रिसोर्सेज विद इन देयर मैरीटाइम रेस्ट्रिक्शन, ये भी हमारा प्रिजर्व रहेगा अगर हमको सब्सिडी देंगे हम तो, और ये WTO रूल्स के अंदर नहीं आता। एनी एग्रीमेंट मस्ट रिकग्नाइज दैट डिफरेंट कंट्रीज आर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट और करेंट फिशिंग अरेंजमेंट शुड रिफ्लेक्ट इट। ओके, सो दिस इज द इंडियाज कंसर्न। नाउ लेट्स कम टू गवर्नमेंट इनिशिएटिव जो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो पहला है ब्लू रिवॉल्यूशन, जो इंडिया ने लॉन्च किया था, जिसका सेंट्रल आउटले था ₹3000 करोड़ एंड फोकसेस ऑन क्रिएटिंग एनेबलिंग एनवायरमेंट फॉर इंटीग्रेटेड एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज सेक्टर। फिर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना 2019 में गवर्नमेंट ने लॉन्च किया। गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च इसलिए किया है कि हमको फिशेस का प्रोडक्शन जो है, फिश फार्मर्स की इनकम है उसको डबल करना है। फिर स्टैब्लिश फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्टैब्लिश किया। फिर गवर्नमेंट ने क्रिएट किया न्यू मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरिंग विद 2 सेपरेट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट। फिर नेशनल पॉलिसी ऑन मरीन फिशेस 2020 में लॉन्च किया गया और रिसेंटली गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्रोवाइड किया, एक्सटेंड किया है सपोर्ट किसान क्रेडिट कार्ड का फिशरमैन और विमेंस को भी। ओके, सो दीज आर द गवर्नमेंट इनिशिएटिव। नाउ लेट्स कम टू द कंक्लूजन। तो सस्टेनेबल रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशन फॉर फिशरीज सेक्टर वो बहुत पॉसिबल है थ्रू रेगुलेटरी मूवमेंट स्ट्रेटजीज एंड कॉन्क्रीटेड पॉलिसी एफर्ट्स, बट हमको ज़रूरी है कि हम एनवायरमेंट फ्रेंडली फिशिंग करें, ठीक है, जैसे कि हमारा एनवायरमेंट भी प्रोटेक्ट हो पाए और हमारी जो ह्यूमंस की डिमांड है वो भी पूरी हो पाए। ओके, सो ये एक बार आप पढ़ लीजिएगा। नाउ लेट्स कम टू द न्यूज़ इन शॉर्ट। तो RBI ने अभी डिजिटल करेंसी को इंक्लूड किया है अंडर द डेफिनेशन ऑफ बैंक नोट। तो वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। तो RBI ने अभी प्रपोजल किया है अक्टूबर 2021 में कि RBI एक्ट को अमेंड करेंगे और वहाँ पे जो डेफिनेशन है बैंक की उसमें डिजिटल करेंसी को भी इंक्लूड करेंगे। उसको बोला गया है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। तो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी जो है ये एक लीगल टेंडर होगा जो कि सेंट्रल बैंक ही इशू करेगी डिजिटल फॉर्म में। इट इज सेम एज फियाट करेंसी जो कि गवर्नमेंट देती है और इट एक्सचेंजेबल भी होगा 1 to 1। only its form is different। तो CBDC for India comes with following advantage। तो obviously इंडिया का जो है यूनिक सिनेरियो बिकॉज डिजिटल पेमेंट इंक्रीज हो रहा है तो जिसके कारण हमको ये इसमें हेल्प मिलेगी। इंडियाज हाई करेंसी टू GDP रेशियो होल्ड आउट अनदर बेनिफिट, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग और ये सब कम लगेगा। एडवेंट ऑफ प्राइवेट वर्चुअल करेंसीज, ठीक है, मेकिंग इट ईजी फॉर डिपॉजिटर्स टू विदड्रॉ बैलेंस इफ देयर इज स्ट्रेस ऑन एनी बैंक, ठीक है, तो इसमें भी हमारा हेल्प करेगा। नाउ लेट्स कम टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज टू सून ज्वाइन ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस। तो GSEC जो है अभी सून जो है ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस को ज्वाइन करेंगे। तो ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस होता क्या है? तो ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस में इंक्लूड होता है कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड एंड गवर्नमेंट बॉन्ड्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड जिसका मैच्योरिटी 1 साल से ज़्यादा होता है। मूव जो है इसलिए लाया गया कि वो जो है फॉरेन जो हमारे FDI होते हैं, फॉरेन फंड्स होते हैं, अगर वो हमारे यहाँ इन्फ्लोज हो रहे हैं उनको अट्रैक्ट कर सके एंड हेल्प कर सके गवर्नमेंट को कि उनकी मार्केट बोरोइंग जो प्रोग्राम है उसमें गवर्नमेंट को हेल्प कर सके। GSEC अब क्या होता है? GSEC एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। ये उस 2 टाइप की सिक्योरिटीज़ होती है, लॉन्ग टर्म होती है और शॉर्ट टर्म होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट GSEC और हमारे ट्रेजरी बिल्स दोनों इशू करते हैं, बट स्टेट गवर्नमेंट सिर्फ GSEC इशू करते हैं, दैट इज स्टेट डेवलपमेंट लोन्स। GSEC जो है होते हैं वो कोई भी डिफॉल्ट नहीं कैरी करते और रिस्क फ्री गिल्ट एज इंस्ट्रूमेंट होते हैं। अब बेनिफिट क्या होगा ज्वाइन करने का ग्लोबल बॉन्ड इंडाइसेस का? ये रिड्यूस करेंगे प्रेशर कमर्शियल बैंक पे क्योंकि गवर्नमेंट के पास और भी जगह होगी बोरो करने के लिए। ग्रेटर पार्टिसिपेशन होगा फॉरेन इन्वेस्टर्स का, फॉरेन इनफ्लो होंगे हमारे बॉन्ड के इनटू अ बॉन्ड विल गिव स्ट्रेंथ इन इंडियन रूपी और इट विल लीड टू लोअर कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड सॉफ्टनिंग ऑफ इंटरेस्ट रेट। ओके, सो दिस इज द GSEC जो अभी इंक्लूड करने की बात की गई है। फिर RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम की अगर बात करें तो इस स्कीम का एम क्या है कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो उनको गवर्नमेंट बॉन्ड मार्केट की तरफ वो एक्सेस हो पाए, जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो इन्वेस्ट कर पाए GSEC मार्केट में, दैट इज कॉल्ड RBI रिटेल डायरेक्ट स्कीम। ये ऑफर करेगा एक पोर्टल कि जो भी सेंट्रल टू इन्वेस्ट जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ट्रेजरी बिल्स, स्टेट डेवलपमेंट लोन्स और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड में क्या है इन्वेस्ट कर सके
ओके। इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो हैं वो ऑनलाइन पोर्टल में जाके ओपन करेंगे सिक्योरिटी अकाउंट आरबीआई के साथ और प्राइमरी ऑक्शन करेंगे, बाय और सेल करेंगे वहाँ पे सिक्योरिटी मार्केट में। कोई भी फ़ी चार्ज नहीं होगी किसी भी सर्विसेज के लिए अंडर द स्कीम। फिर आते हैं हारबिंगर 2021 इनोवेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। ये एक आरबीआई का पहला ग्लोबल हैकाथॉन है जिसका थीम है स्मार्टर डिजिटल पेमेंट। हैकाथॉन जो है वो पार्टिसिपेंट्स को इन्वाइट करते हैं कि एक आप सॉल्यूशन डेवलप करिए जिसका पोटेंशियल हो कि डिजिटल पेमेंट को एक्सेसिबल बनाइए, जो भी अंडर सर्व्ड हमारे पीपल हैं उनके तरफ एज ऑफ पेमेंट बढ़ाइए और स्ट्रेंथन करिए जो भी डिजिटल पेमेंट की सिक्योरिटी है उसको। तो हैकाथॉन किसने लॉन्च किया है? हारबिंगर 2021 आरबीआई ने लॉन्च किया है। फिर आते हैं स्पेशल क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम। ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई ने लॉन्च किया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, किसने लॉन्च किया है? तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई ने लॉन्च किया है सर्विसेज सेक्टर के लिए। स्कीम हमको किस में हेल्प करेंगे? जो भी टेक्नोलॉजी रिलेटेड रिक्वायरमेंट है उनको हेल्प करेगी। ये प्रोवाइड करेगी 25% कैपिटल सब्सिडी फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ प्लांट मशीनरी एंड सर्विस इक्विपमेंट थ्रू इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एसटीएससी और एमएसएमई को विदाउट एनी सेक्टर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन ऑन टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। फिर आते हैं लीड्स रिपोर्ट, वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जो है पब्लिश करती है और ये रिपोर्ट जो है थर्ड टाइम पब्लिश की गई है। लीड्स इंडेक्स जो है लॉन्च की गई थी 2018 में, जो कि रैंक करती है स्टेट्स और यूटीज़ को लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के थ्रू। ठीक है, सिमिलर टू लीड्स 2019 द 2021 एडिशन जो है वो फोकस कर रही है दोनों इंटरनेशनल और डोमेस्टिक ट्रेड दोनों पे। हाउएवर व्हाइल लीड्स 2018 एंड 2019 एडिशन वर परसेप्शन बेस्ड, अभी जो 2021 की लीड्स इंडेक्स इंट्रोड्यूस की गई है वो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स पे बेस्ड है। 2021 इंडेक्स जो है वो 21 इंडिकेटर्स पे बेस्ड है, इंक्लूडिंग 7 परसेप्शन इंडिकेटर्स और 4 ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स। और 4 ऑब्जेक्टिव इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं? पहला है मतलब 3 डायमेंशंस पे बेस्ड है, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विस, ऑपरेटिंग एंड रेगुलेटरी एनवायरमेंट। अब की हाइलाइट्स की अगर बात करें तो गुजरात, हरियाणा, पंजाब जो है वो टॉपर्स हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट और हिमालयन में जम्मू एंड कश्मीर जो है टॉप रैंक पे है। दिल्ली जो है यूटीज़ में टॉप किया है और उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड जो है टॉप इम्प्रूवर है। सजेशन क्या दिया है? फ्रेम स्टेट लॉजिस्टिक पॉलिसी और स्टेट लॉजिस्टिक मास्टर प्लान को फ्रेम करना है। सिंगल विंडो क्लियरेंस को इम्प्लीमेंट करना है। स्टेब्लिश करना है इफेक्टिव ग्रीवांस रिड्रेसल एंड डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म और एनेबल करना है स्किलिंग इन लॉजिस्टिक थ्रू स्टेट स्किलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, सो दिस इज द लीड इंडेक्स। नाउ लेट्स कम टू नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कैबिनेट ने इम्प्रूव की, कैबिनेट ने अभी बोला है कि इसको कंटिन्यू करेंगे 2025-26 तक। तो ये स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की स्कीम है। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम किसकी है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की। ये एक 1 ईयर प्रोग्राम है, पहले 1 ईयर था, अभी वो एक्सटेंड कर दिए गए। जो कि टेक्निकली क्वालिफाइड यूथ है उनको प्रैक्टिकल नॉलेज और स्किल प्रोवाइड करना उन्हीं के फील्ड ऑफ वर्क में। अप्रेंटिसशिप जो है वो इम्पार्ट की जाएगी ट्रेनिंग प्रोवाइड करके जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं वहाँ पे, और वो पेड होगी स्टिपेंड ऑन 50% ऑफ विच जो है वो कौन देगा? एम्प्लॉयर फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। NATS जो है वो प्रोवाइड करेगी एम्प्लॉयमेंट टू अप्रॉक्सीमेटली 7 लाख यूथ इन नेक्स्ट 5 years और अप्रॉक्स 9 लाख अप्रेंटिसशिप विल बी ट्रेंड। ओके, सो दिस इज द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की है। फिर सेबी अनवील्स इन्वेस्टर चार्टर। विजन क्या है इन्वेस्टर्स चार्टर का? कि जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, जो भी रिस्क इन्वॉल्व है उनके रिस्क को अंडरस्टैंड करना और ट्रांसपेरेंट एंड फेयर इक्विटेबल मार्केट बनाना। बजट 2021 जो है उन्होंने प्रपोज किया था कि इन्वेस्टर्स चार्टर बनाएंगे विद एन ऑब्जेक्टिव टू प्रोटेक्ट इन्वेस्टर्स फ्रॉम मिसलीडिंग इन ऑल फाइनेंशियल सेक्टर्स। ओके, ये मूव जो है वो तब आया जब रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं वो इंक्रीज हो गए 14.2 मिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2021। तो चार्टर जो है आउटलाइन बताता है राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी इन्वेस्टर्स की। तो राइट्स इंक्लूड फेयर इक्विटेबल ट्रीटमेंट होगा, एक्सपेक्टिंग टाइमली रिड्रेसल ऑफ इन्वेस्टर्स ग्रीवांसेस फाइल्ड इन स्कोर्स पोर्टल। स्कोर्स जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया गया है, जो भी इन्वेस्टर है वो इन्वेस्ट करते हैं वो कंप्लेन फाइल कर सकते हैं सेबी के अगेंस्ट, जो भी लिस्टेड कंपनी है उनके अगेंस्ट। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन इन्वेस्टर्स में क्या है? डीलिंग विद सेबी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन एंड सेबी रजिस्टर्ड और रेगुलेटेड एंटिटीज ओनली, अपडेट देयर कॉन्टैक्ट डिटेल्स इन केस ऑफ एनी चेंज, ग्रीवांस रेज करना और देयर अकाउंट्स ऑपरेटेड ओनली थ्रू देयर ओन बेनिफिट। ठीक है, तो सारी सेबी रेगुलेटेड एंटिटीज़ जो हैं वो अपने एवरेज जो भी टाइम टेकन है जो भी लेती हैं किसी भी ग्रीवांस को सॉल्व करने में वो डिस्क्लोज करेंगी ऑन देयर रिस्पेक्टिव वेबसाइट। ओके, सो दिस इज द सेबी विजन। नाउ लेट्स कम टू टारगेट टू हाल्फ ग्लोबल वैल्यू कंजम्पशन बाय 2030 इंस्टॉलिंग इंडियन एनर्जी एजेंसी रिपोर्ट। तो
अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एक ग्लोबल फ्यूल इकोनॉमी इनिशिएटिव अपडेट है जो कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने रिलीज़ की है। तो उन्होंने रिलीज़ किया है अपडेट, बताया कि जो भी ग्लोबल गोल है कि हमको हाफ फ्यूल कंजम्पशन करना है व्हीकल्स का 2030 तक, वो अभी लैग कर रहा है। इट सजेस्ट स्ट्रॉन्गर पॉलिसीज सजेस्ट किया है कि हमको मार्केट शेयर्स को बूस्ट करना है, एफिशिएंट इलेक्ट्रिक कार्स हमको इंट्रोड्यूस करनी है। टू मीट 2030 वाला जो टारगेट है उसको मीट करने के लिए कंट्रीज़ को एक लेजिस्लेशन बनाना पड़ेगा फ्यूल इकोनॉमी की तरफ और क्लाइमेट प्लेजेस करने पड़ेंगे। अब आते हैं ग्लोबल फ्यूल इकोनॉमी इनिशिएटिव क्या है। ये 2009 में फाउंड किया गया था, जिसका पर्पस था कि गवर्नमेंट जो भी एनर्जी एफिशिएंसी इकोनॉमी की तरफ प्रमोट करना और गवर्नमेंट को सपोर्ट करना, जो भी गवर्नमेंट के प्रोग्राम है उनको। ये जो है पार्टनरशिप है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी UNEP एंड OECD के तरफ, जो कि इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है उनका। इसका टारगेट कहना है कि एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो है ऑफ लाइट ड्यूटी व्हीकल्स जो है 2030 तक हमको वो करना है फॉर न्यू व्हीकल्स, एंड इंक्लूड इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड टेक्नोलॉजी भी यूज़ किया है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी जो है ये एक ऑटोनॉमस इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इस्टेब्लिश की गई है अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ OECD इन 1974। ये एडवाइस करती है सारी मेंबर कंट्रीज़ को कि जो भी एनर्जी सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ है उनको सॉल्व करना। 2017 में इंडिया ने ज्वाइन किया था एज एन एसोसिएट मेंबर, और ये वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक और ऑयल मार्केट रिपोर्ट जो है ये पब्लिश करते हैं। नाउ लेट्स कम टू कैबिनेट ने अभी अप्रूव किया है रिजर्वेशन नॉर्म्स फॉर जूट पैकेजिंग मटेरियल्स। तो CCEA ने बोला है कि मैंडेटरी आपको 100% फूड ग्रेन्स और 20% शुगर जो है आपको कंपल्सरली जूट बैग्स में पैक्ड करने पड़ेंगे। ये जो रूल है जूट पैकेजिंग मटेरियल एक्ट के अंदर किया गया है। एक्ट प्रोवाइड करता है कि कंपल्सरी यूज़ करना है आपको जूट पैकेजिंग मटेरियल का सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूशन में। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेगा, डोमेस्टिक प्रोडक्शन है उनको हेल्प करेंगे, जो भी प्रोड्यूस कर रहे हैं उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, उनको पैसा मिलेगा। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स क्या क्या है, जूट इम्प्रूव्ड कल्टीवेशन एंड एडवांस रेटिंग एक्सरसाइज फॉर इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी ऑफ रॉ जूट स्मार्ट एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव, और जूट इज इंक्लूडेड इन MSP रिजीम। अबाउट जूट की बात करें तो इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है जूट का हमारे वर्ल्ड में, और जूट जो है वो एलिवियल सॉइल में ग्रो होता है, हैवी रेनफॉल जहाँ पे होती है, और वार्म और हाई ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए ड्यूरिंग मानसून सीजन इज सुइटेबल फॉर जूट प्रोडक्शन। तो सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा होता है। अब आते हैं, सेंटर ने अमेंड किया है लीगल मेट्रोलॉजी रूल्स 2011। तो अमेंडमेंट टू केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल से आएगा। तो की हाइलाइट्स क्या है, तो उन्होंने बोला है कि मैंडेटरी डिक्लेरेशन करना है MRP का इन इंडियन करेंसी इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस ऑन प्री पैक्ड फूड। जो भी प्री पैक्ड फूड होते हैं उसमें मैंडेटरी आपको MRP डिक्लेयर करना पड़ेगा इंडियन करेंसी में। डिक्लेरेशन ऑफ डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, कब आपने उस चीज़ को मैन्युफैक्चर किया है ऑन प्री पैक्ड कमोडिटीज़ इज मैंडेटरी फॉर प्री पैक्ड कमोडिटीज़। यूनिट सेल प्राइस फॉर ऑल प्री पैक्ड कमोडिटीज़ मेंट फॉर रिटेल सेल इज इंट्रोड्यूस टू अलाउ ईजियर कंपैरिजन ऑफ प्राइसेस। तो वो भी आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, वो भी लगाना पड़ेगा। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ इकोनॉमी सेक्शन। आई विल स्टार्ट विद सिक्योरिटी पार्ट. Thank you so much. If you have any problem, just comment me on the comment section. Thank you.